हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 10 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। कल का भी करंट अफेयर रह गया था, तो हम वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें इंक्लूड करके हम पढ़ेंगे। देखिए, यूपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए। हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम नहीं निकलता। पढ़ते हैं क्या है हमें खुद नहीं समझ में आता। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आप लोग को होती है ना। तो इसके लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम मंथली भी है, ईयरली भी है। ठीक है। तो मंथली आपको 999 का पड़ेगा और ईयरली आपका 699 का पड़ेगा। हाँ, इसमें पैकेज में होने क्या वाला है, आप कैसे कैसे चीज़ें पढ़ेंगे, क्या बेनिफिट्स होगा, उसकी बात एक बार हम थोड़ा सा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो, 13 नवंबर को हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो फ्री फॉर ऑल होगा। ठीक है। एक टाइमिंग मैंने दे रखा है, सुबह 9 से 10 बजे। ठीक है। एक टाइम स्लॉट के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टाइम स्लॉट पे हम खाली नहीं है, तो एक टाइम स्लॉट अपने हिसाब से करिए। जो मैक्सिमम वोटिंग होगा एक टाइम स्लॉट हम और देंगे फ्री क्लासेस के लिए। ठीक है। तो एटलीस्ट समझो कि हम लोग कैसे प्रोग्राम कर चलाते हैं, ये पूरे साल कैसे चलेगा, कहाँ कहाँ गाइडेंस दी जाएगी, अब कैसे कैसे उसको फॉलो करोगे, ये सारे स्टेप्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। अभी क्लासेस में क्या क्या होगा, कब 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 हमारी मीटिंग्स होंगी, कैसे कैसे आपको डेली का काम दिया जाएगा, आप डेली कैसे उसको फॉलो करोगे। फॉलो करने के बाद आप हमें इन्फॉर्म करोगे कि मैंने ये चीज़ें कर ली है। इस टाइप से हमारी सारी चीज़ें चलने वाली है। ठीक है। तो यूपीएससी के मेंटरशिप प्रोग्राम में कौन कौन होगा, ये भी थोड़ी चर्चा का विषय रहता है आप लोग के लिए। इसमें देखिए, मेंटरशिप प्रोग्राम मैं एक तो डायरेक्टली सारे जितने भी आपके मेंटरशिप चलेंगे उसमें डायरेक्टली लीड करूंगा, उसमें आपको गाइडेंस करूंगा। ठीक है। उसके अलावा एक फैकल्टी और होंगे, जिसमें मतलब मिनिमम दो फैकल्टी एक मेंटरशिप प्रोग्राम में रहेंगे। ठीक है। तो उसमें दो फैकल्टी मिनिमम रहेंगे, प्लस तीन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसमें एक आपको रहेंगे जो मोटिवेशनल चीज़ें और ये सारी चीज़ें, खुद को मोटिवेट कैसे रखे आपको। ठीक है। साइकोलॉजिकली चीज़ों पे आपके काम करेंगे। ठीक है। देखो, एक तो पढ़ाने वाला काम तो हमारा डिपार्टमेंट हो गया, हम आपको गाइडेंस करते रहेंगे, वहाँ पे गाइडेंस देते रहेंगे। लेकिन जो साइकोलॉजिकली बेनिफिट्स होता है ना, वहाँ पे हम स्पेशलिस्ट आपके रखेंगे जो साइकोलॉजी के जिन्होंने पढ़ाई की है और साइकोलॉजी के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, उनसे आपको इंटरेक्ट कराएंगे। और आपको वो कैसे आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रख सकते हो, बार बार आपको यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल वीडियो ना देखना पड़े, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको गाइडेंस करते रहेंगे। ठीक है। तो फैकल्टी से मिलने का मौका आपको दोस्तों मिलेगा जब पहली क्लास होगी तो। ठीक है। तो उन टीचर से भी आपको वहाँ पे रूबरू होने का मौका मिलेगा। और कोई जानकारी चाहिए तो आप 88 40 38 53 35 मतलब 8840385335 पे आप मुझे मैं व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये बैच आपका 13 नवंबर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट डेमो बैच भी कर सकते हो, फ्री क्लासेस पहले ले रहेगा। उसके बाद रेगुलर क्लासेस क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप पूरा आपका ईयर का प्लान रहेगा उसमें जो चलेगा आपका एक साथ। ठीक है। जिन्होंने डीके सर्च अकेडमी का ऐप डाउनलोड की, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जिसमें आपको एक वीडियो मिलेगा कि डीके सर्च अकेडमी एप्लीकेशन यूज़ कैसे करें। आप उसको पूरा देखेंगे तो आपको स्टोर वगैरह में परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा। बिल्कुल नया है तो मैंने हमेशा कहा था एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। ठीक है। और हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हमारा वेरियर कोर्सेज है, आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट तीन तरीके से कर सकते हो, डीकेएस अकेडमी के एप्लीकेशन से कर सकते हो। प्ले आप डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डीकेएस अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट आप हमारे अकाउंट में भी कर सकते हो और इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई से भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब करंट अफेयर की बात करते हैं। मुल्ला पेरियार बांध विवाद। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है। अब विवाद क्या है, थोड़ा सा ये समझाता हूँ मैं आपको। विवाद ये है कि ये डैम है, यहाँ पे देखिए मुल्ला पेरियार। ठीक है। ये डैम है दोस्तों बेसिकली। इसके बगल में एक और डैम बना है, बेबी डैम और अर्थ डैम। ठीक है। तीन चीजें आपको दिख रही हैं, तीनों चीजें दिख रही हैं आपको। ठीक है। अब विवाद क्या है या प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अभी डैम है कहाँ। ठीक है। अब देखो, ये आप साउथ इंडिया जब बनाते हो तो इधर आपका आ जाता है केरल। ठीक है। इधर आपका तमिलनाडु आ जाता है, इधर आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ऊपर कर्नाटक। ठीक है। ऐसे आता है। ये है आपका केरला, इधर है तमिलनाडु। अभी जो डैम बना है वो बना है केरल में। ठीक है। मान लो कहीं इधर बना हुआ है। ठीक है। यहाँ बना हुआ है। ठीक। अब हो क्या रहा है, ये डैम एक्चुअली में दोस्तों है कहाँ पे, केरला में। ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ना, कहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ये है आपका केरला में। लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, मैनेज दोस्तों करता है इसको तमिलनाडु। ये पूरा का पूरा डैम जो मैनेज करता है दोस्तों तमिलनाडु करता है। क्यों करता है, 1986 में एक ट्रीटी हुई थी त्रावणकोर के महाराजा के साथ और भारत के राज्य सचिव के साथ। अब 1986 क्या, सॉरी 1886 क्या है, अंग्रेजों का टाइम है याद है। 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके एक साल बाद की बात चल रही है अब, है ना। 86 की बात चल रही है। तो उस समय
पेरियार में सिंचाई कार्यों के लिए क्या किया गया, 1999 ईयर के लिए नहीं लिया गया, 999 वर्षों के लिए पट्टा अनुबंध मतलब लीज पे बेसिकली कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट। ठीक है, इसको इस नाम से जानते हैं हम। और इसमें क्या कहा गया कि ये जो डैम है ना, इसका मैनेजमेंट कौन करेगा, तमिलनाडु के द्वारा किया जाएगा। ठीक, कितने सालों के लिए लीज पे ले लिया, 99999 के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें आप 9999 जोड़ लीजिए। ठीक है, जब आप 99 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 2775 यही आएगा, नहीं 2885 आएगा। ठीक है, 2800 जब 2000 हमारा क्या चल रहा है, 21 चल रहा है, ये कब तक चलेगा, 2885 तक, है ना। तब तक किसके पास रहने वाला है ये, तब तक ये रहेगा तमिलनाडु के पास। अब मुद्दा क्या है, बेसिकली दोस्तों मुद्दा ये है कि जो बेबी डैम है, इसके बगल में देखोगे ना, यहाँ पे एक बेबी डैम दिख रहा है आपको, ये वाला। इस बेबी डैम पे बेसिकली क्या है दोस्तों कि इसको बेसिकली पानी का जो लेवल रहता है ये मैक्सिमम है 139 फीट रखने का आदेश दिया गया यहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और केरल सरकार का भी कहना है कि इसकी हाइट 139 से ज़्यादा नहीं करनी है। और ये अच्छा, ये हाइट कौन सा है, पानी का लेवल, जो वाटर का लेवल है। डैम कैसे बनता है, जैसे मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रही है, आपने यहाँ बांध बना दिया, जैसे यहाँ पे बांध, बांध का मतलब बेसिकली डैम का मतलब क्या होता है, रोक दिया पानी को। जब आप पानी को रोकोगे तो इसका लेवल क्या होता है, पानी जहाँ यहाँ तक बस बह रहा था, फ्लो हो रहा था, इसका लेवल बढ़ जाएगा। जितना आपको डैम का इधर देखो, जहाँ भी देखोगे डैम होगा उसके आगे पानी बढ़ जाता है, पूरा भरा हुआ रहता है। यही रीजन होता है कि डैम बनाने के हम क्या करते हैं, पानी का स्टोरेज कर लेते हैं एक तरह से, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे पानी का जो हाइट रखने की बातें कही जाती है केरला सरकार के द्वारा, वो कहते हैं कि 190 फीट 139 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 2004 या 2016 में बेसिकली 2014 के आसपास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसका आप क्या कर सकते हो, 2006 और 14 का था, आगे है इसमें बेसिकली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये कहा था कि ये जो 139 है ना, ठीक है, 139 फीट ऊंचाई रखनी है पानी का, वो आप 142 तक ले जा सकते हो। जो मुल्ला पेरियार डैम है उसको आप, उसकी हाइट, पानी का जो लेवल है बेसिकली 139 से 142 तक ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन केरल गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भैया अगर आप 139 से ऊपर ले गए तो हमारे 50 लाख जनता जो है, ठीक है, के ऊपर खतरा हो सकता है। अगर ये डैम गलती से टूट गया तो 50 लाख लोग बेघर हो जाएंगे, बह जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स है किनको, केरल सरकार को। बेसिकली इडुक्की जिला आता है, ठीक है, तो केरल का इडुक्की जिले में ये स्थित है। और दो नदियों के संगम पे है, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, एक क्या नाम है, मुल्लायार, और दूसरा है पेरियार। पेरियार टाइगर रिजर्व भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये दोनों नदियों के संगम पे स्थित है। अच्छा, एक रीजन और भी है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये बांध बनाने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था मालूम है, इसका जो पानी बहता था ना, अरब सागर की ओर गिरता था। ठीक है, तो इसका बहाव नदी का इन्होंने क्या किया, मोड़ कर किधर कर दिया गया है, बंगाल की खाड़ी, इधर कर दिया गया है, बंगाल की खाड़ी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों, रीजन क्या था, क्योंकि जो इनका शुष्क इलाका है, मदुरई वगैरह का इलाका था तमिलनाडु के आसपास का, तो उसमें पानी मिल सके, इसलिए इसका कुछ भाग मोड़ के इधर कर दिया गया था। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपकी नदी ऐसे फ्लो हो रही थी और ये फ्लो होके इधर जा रही थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डैम बनाया, और डैम बना के क्या किया, धीरे से कुछ कुछ पानी इधर को फ्लो कर दिया कि इधर के लोगों को भी क्या हो जाए, पानी मिल जाए। तो एक रीजन ये था कि जो मदुरई वाला इलाका है तमिलनाडु का, तो उनको भी पानी वगैरह मिल जाए। ठीक है, इसीलिए हमने मैनेजमेंट किसको दे दिया, इसका तमिलनाडु को दे दिया था। तो ये पूरा बेसिकली मुद्दा है बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए, तो इसमें याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने 2006 और 2014 में बोला था कि 142 फीट तक किया जाता है। तब लड़ाई कहाँ होती है, लड़ाई ये होती है कि केरल गवर्नमेंट कहता है कि आप 139 से ऊपर नहीं ले जाओगे, जल का स्तर 139 से ऊपर नहीं ले जाओगे। तमिलनाडु क्या कहता है कि 2006 में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 142 ले जा सकते हो, इस बात से लड़ता है। अच्छा, ये मुद्दा हुआ क्यों, जो ये डैम देख रहे हो यहाँ पे, ये बेबी डैम, ठीक है, बेबी डैम के यहाँ पे 15 बेसिकली पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी केरल गवर्नमेंट ने। फिर केरल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमें, आपको पेड़ नहीं काटना है, उन्होंने कहा कि डैम को हम थोड़ा सा रिनोवेट करेंगे और थोड़ा सा बढ़ाएंगे हाइट, जिससे कि हम पानी का स्तर बढ़ा सकें। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ये सोच रही थी, अच्छा है कहाँ पे ये डैम, केरल में, तो फॉरेस्ट वगैरह किसके अंडर में आएगा, केरला गवर्नमेंट के अंदर में आएगा, है ना।
सारा पूरा रूल्स किसका चलेगा? केरला का चलेगा। बस ये डैम इनका है ना, डैम मैनेज कौन कर रहा है? तमिलनाडु कर रहा है। लेकिन डैम पूरा कहाँ है? केरल में स्थित है। और मैनेजमेंट किसका है? तमिलनाडु का। तो आप डैम के बाहर तो कुछ नहीं कर सकते, चाहे फॉरेस्ट हो या कुछ भी हो। अब फॉरेस्ट के लिए किससे परमिशन लेना पड़ेगा? केरला गवर्नमेंट से। तो इन्होंने 15 पेड़ काटने की अनुमति ली थी, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। इन्होंने दे भी दी थी, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। आप पेड़ हमारे नहीं काट सकते। ये बेसिकली मेन विवाद अभी चल रहा है। ये थोड़ा सा समझ के रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है पढ़ने में जहाँ विवाद होता है ना। सबको आता है। तीन चीजें याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। चलिए, पद्म पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली जितने भी पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ये पूरी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप वैसे याद करने बैठ जाओगे ना, मतलब 119 के आसपास पद्म श्री, मतलब पद्म पुरस्कार, पद्म श्री को इंक्लूड करके देखोगे इतने ज्यादा मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, 7 पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं। आप ये याद रख सकते हो किसको किसको मिला। ये पद्म भूषण भी याद रखने की जरूरत नहीं, पद्म श्री भी याद रखने की जरूरत नहीं। अब हायरार्की की बात करें, देखो, मैंने बताया था कि भारत रत्न सबसे सर्वोच्च, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक अधिकार होता है, सर्वोच्च मिलता है, सबसे बड़ा पुरस्कार आपको मिलता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा आगे क्लास में करेंगे। भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत के द्वारा दिया गया, अपने नागरिकों का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ठीक। उसके नीचे आता है पद्म विभूषण, उसके नीचे आता है पद्म भूषण, उसके नीचे आता है पद्म श्री। अब हायरार्की बताओ बनाओगे तो पद्म श्री से ऊपर आएगा आपका पद्म भूषण, और पद्म भूषण से ऊपर आएगा पद्म विभूषण, और उसके आगे ऊपर आएगा भारत रत्न। ये हायरार्की याद रखिए, कई बार आपसे हायरार्की पूछ लेगा कि पुरस्कारों की हायरार्की बताइए बेसिकली, ठीक है, कौन जिससे बड़ा है, ये याद रखेंगे। अच्छा, पद्म पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो पद्म पुरस्कार 1954 से दिया जा रहा है, एक ही पॉइंट ये याद रखना है। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बन जाता है कि क्या पद्म पुरस्कारों को निलंबित किया गया? हाँ, 78, 79, 93, 97, इतने टाइम पे बेसिकली पद्म पुरस्कारों को निलंबित भी किया गया है, मतलब उस साल नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो याद रखिए, कब प्रतिष्ठित सेवा के लिए आपको पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण उच्च कोटि या उच्च क्रम का काम, कुछ विशिष्ट सेवा कर उसके लिए मिलता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए जाता है, ठीक है। ये थोड़े से फैक्ट्स याद रखिएगा, और इससे ऊपर आ जाता है आपका भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों अभी तक जो दिया गया है 45% को दिया गया है। अब आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आप ये देखेंगे कि भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया। भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया, एक तो आपका ये काम है, ठीक है। दूसरा काम क्या है, कब स्टार्ट किया गया, ये है। फर्स्ट टाइम किसको मिला था और लास्ट टाइम किसको मिला था। फर्स्ट और लास्ट ये आप अपने नोटबुक में लिख के रखिए, कहीं भी मोबाइल में कहीं भी टाइप करके लिखिए, फर्स्ट लास्ट और कब स्टार्ट किया गया, कब से दिया जा रहा है, और मैक्सिमम कितने लोग को दिया जा सकता है, एक साल में मैक्सिमम कितने लोग को दिया जा सकता है, 3 लोग को दिया जा सकता है। तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि भारत रत्न पुरस्कार मैक्सिमम 10 लोग को दिया जा सकता है, 5 लोग को दिया जा सकता है, 1 लोग को दिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे दोस्तों बेसिकली बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे जीका वायरस। जीका वायरस क्यों चर्चा में है, तो बहुत पुराना टॉपिक है ना। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी में दोस्तों 100 से लगभग 90 के आसपास केसेस मिल गए जीका वायरस के, और खासतौर पे कानपुर वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा केसेस मिले हैं, ठीक है। तो जीका वायरस में क्या होता है, एक तो एंडीज मच्छर से काटने से ये फैलता है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कब से शुरुआत हुई, तो 1947 में युगांडा के बंदरों में देखा गया था। ये बंदरों से फैला है बेसिकली ये, ठीक है। 1947 कहाँ से, युगांडा के बंदरों से, ठीक है। अच्छा, एंडीज मच्छर के काटने से कई बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू आपने सुना होगा, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, और पीला फीवर, येलो फीवर जिसको बोलते हैं, ये भी होता है, और प्लस जीका वायरस भी होता है, ठीक है। अच्छा, जीका वायरस की दिक्कत ये है कि जीका वायरस अगर आपको हुआ है ना, तो आप किसी आदमी और अन्य आदमी को फैला सकते हो, ठीक है। जैसे चिकनगुनिया वगैरह होता है तो एक आदमी को हुआ तो दूसरे आदमी को फैला सकता है, तो ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है, ठीक है। डेंगू में आपको पता है ना कि जनरली क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं हमारे ना, है ना, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। इवन जिसका प्लेटलेट्स 10,000 से नीचे चला जाता है उसकी डेथ भी हो जाती है जनरली, देखोगे आप तो, ठीक है। हमारा प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए, 1.5 लाख के आसपास होना चाहिए, या 1 लाख से ऊपर है तब भी ठीक है। तो इसीलिए मच्छर ना काटे इसके लिए मच्छरदानी का यूज करिए, क्योंकि आपके लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, ठीक है। तो
तो याद रखिएगा। तो जीका वायरस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है, यूपी में हो रहा है इसलिए चर्चा में है। अच्छा, मच्छर में होता क्या है? देखो, बेसिकली क्या होता है कि मच्छर काटता है तो वायरस आपके अंदर फैल जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको बुखार आने लगते हैं, दाने होने लगते हैं स्किन में, आंखों में जलन होने लगती है, कहीं भी बॉडी में सूजन हो जाता है, मांसपेशियां जोड़ है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ठीक है, तो अगर ये आप लोग लगभग मतलब एक तरह से करोगे, इलाज नहीं कराते तो बहुत ज़्यादा ये भयंकर रूप ले सकता है आपके लिए। ठीक है, और खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए बड़ा डेंजरस हो जाता है। उनके बच्चों को मतलब कभी सिर बड़ा हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो अच्छा, ये सब बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट इतना है कि नॉर्मली समझ के रखिए कि इसमें बेसिक बेसिक लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अच्छा आपका ऐसा भी ना हो कि बुखार हुआ हो, सिर दर्द हो रहा तो आपको लगे नहीं जीका है, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना है। जनरली डेंगू में भी ये हाल हो जाता है कि आपकी पूरी बॉडी पेन करती है, आंखों में जलन होता है आमतौर पे। ठीक है, तो बट खुद का प्रिकॉशन खुद से रखें, और जीका वायरस क्या है थोड़ा सा समझ के रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ज़्यादातर ये दोस्तों बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है, बच्चों और बुड्ढों को बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशान करता है। थोड़ा सा ये याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और जिन्होंने भी मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं लिया है, आप मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू।